हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इक्विवेलेंट वेट से। पिछले लेक्चर में हम ये बात की है कि कंसंट्रेशन शुरू करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म में। तो इसीलिए कुछ बेसिक टर्म को पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? देखिए, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पर हमने जो डेफिनेशन दिया, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो उसका लेक्चर है ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया रहेगा, आप ज़रूर उसको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये तब उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, किसी भी मैटर का मेजरमेंट करने के लिए आप मोल इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में खास करके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में मेजरमेंट करते हैं। मोल के अलावा भी कुछ और ऐसे चीज़ हैं जिसको मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के टर्म में भी हम चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? जिस तरह से मोल मेजरमेंट के लिए यूज होता है, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट भी इस्तेमाल होता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि खास करके जब एसिड बेस टाइट्रेशन, जब ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आज का लेक्चर रहेगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? समतुल्य भार। इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार। जैसे कि मान लीजिए बहुत पहले अगर आपके पास 1 kg का वाट है, ठीक है, 1 kg का वाट है, और आपको और भी ज़्यादा kg चाहिए, तो आप उसी से मेजर करके एक दूसरा कोई चीज़ का अवधारणा कर लेते हैं, ठीक है, और उस दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं। ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, तो ये क्या हो गया? 1 kg के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 kg। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर 500 ग्राम का वाट है आपके पास, और आपको और 500 ग्राम कई वाट चाहिए मेजर करने के लिए, और आपके पास एक ही है, तो आप इस 500 ग्राम वाट से क्या करेंगे कि अदर सब्सटेंस को मेजर कर लेंगे कि इसका 500 इसके 500 के बराबर, और वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 500 ग्राम है उसको आप 500 ग्राम के जगह पर वाट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो 500 ग्राम के इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। तो यहाँ केमिस्ट्री में क्या है थोड़ा लिखेंगे कैसे इसको, ये देखिए कि हाइड्रोजन, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लेते हैं, तो हाइड्रोजन के एक भाग से, ध्यान रखिएगा 3 बात यहाँ पर बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे और क्लोरीन बोलेंगे, ठीक है। 3 याद रखिएगा डेफिनेशन के लिए। हाइड्रोजन के 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से, और क्लोरीन के 35.5 यानी 35.5 भाग से हम इसको वेट के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन 1 ग्राम जब आता है तो इसके तुलना में कोई दूसरा सब्सटेंस कितना आता है, कितना रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का अगर हम 8 ग्राम लेते हैं, तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम किसी दूसरे सब्सटेंस के कितने ग्राम से वो रिएक्ट करता है। क्लोरीन का 35.5 ग्राम किसी दूसरे सब्सटेंस के कितने ग्राम से रिएक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो डेफिनेशन हो गया लिखने के लिए। एनालिटिकली अगर हम बात करें कि मैथमेटिकली कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, तो डायरेक्ट एक फार्मूला यहाँ पर आएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर एक्स, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज वैलेंस फैक्टर। एक्स क्या है? वैलेंस फैक्टर होता है। अब वैलेंस फैक्टर क्या क्या है, इस चीज़ को अभी आपको बताएंगे। जैसे मेरे पास कुछ कंपाउंड होगा जो एसिड होगा, कुछ होगा कि बेस होगा, कुछ होगा कि एलिमेंट होगा, कुछ कंपाउंड्स होंगे, कुछ आयंस होंगे, कुछ ऑक्सीडेशन करने वाले होंगे, रिडक्शन करने वाले होंगे। सब के लिए अलग अलग वैलेंस फैक्टर डिफाइन किया गया है और उस चीज़ को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये याद रखिए फार्मूला कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स, ठीक है। फार्मूला वेट बाय एक्स याद रखिए ना सबसे अच्छा, कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा फार्मूला वेट बाय एक्स, ठीक है। फार्मूला वेट बाय वैलेंस। व्हाट इज एक्स? एक्स इज वैलेंस फैक्टर। और ध्यान रहे कभी कभी किताब में वैलेंस फैक्टर को एन फैक्टर भी लिखा जाता है, ठीक है, एन फैक्टर भी लिखा है, तो बात एक ही होगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला
एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट आपको दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, बोला कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट कर पा रहा है, या फिर ये कि क्लोरीन से कितना रिएक्ट कर पा रहा है, ये सब होता है उसका बेसिक डिफिनीशन। लेकिन हम डायरेक्ट मैथमेटिकल अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तो क्या करेंगे, सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि उसका फार्मूला वेट ऊपर रखेंगे और उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आपको हम अभी याद करा देते, आगे के स्लाइड में सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप अभी मेरे साथ याद कीजिए। एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एसिड के लिए बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, बेस के लिए हमने बोला एसिडिटी, आयन के लिए उसका चार्ज, आयन के लिए उसका चार्ज, कोई भी रेडिकल हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसके लिए वैलेंस फैक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, कोई कंपाउंड अगर है, आयनिक कंपाउंड मान लीजिए अगर है, तो आप केटायन का चार्ज लीजिए चाहे एनायन का चार्ज लीजिए। देखिए किसी भी आयनिक कंपाउंड में मैग्नीट्यूड ऑफ केटायन और एनायन जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल NaCl लेते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अगर आप Na2SO4 लेते हैं तो देखिएगा SO4 पर 2 माइनस होता है, सल्फेट आयन जिसको कहते हैं। तो सोडियम पर तो 1 प्लस चार्ज होता है, आप कहेंगे कहाँ 2 प्लस आ रहा है, तो 2 सोडियम है ना यहाँ पर, तो 1 सोडियम पर 1 प्लस, तो 2 सोडियम पर क्या होगा, 2 प्लस होगा। ठीक है, तो 2 सोडियम कर 2 प्लस, तो इधर फिर 2 माइनस। किसी भी आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या क्या याद कराए, एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एसिड के लिए उल्टा याद रखिएगा, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। फिर से याद कीजिए, एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, आयन के लिए उसका चार्ज, और कंपाउंड के लिए या तो कैटायन का चार्ज लीजिए या फिर एनायन का चार्ज। ये होता है उसका वैलेंस फैक्टर, जिसे हम एन फैक्टर भी कहते हैं। अब यही चीज़ आगे सब लिखा हुआ है जो अभी आपको हम याद कराएं। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, अभी हमने एलिमेंट ले रखा है, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, अब एटम के लिए फार्मूला वेट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट, तो हम सबके बदला में फार्मूला वेट बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, वैलेंसी रहेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला है कि आप एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लिखिए और इसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कीजिए। और ये एक एलिमेंट है, हमने अभी समझाया कि एलिमेंट के लिए जो वैलेंस फैक्टर होता है वो उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, 27। वैसे एटॉमिक मास दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कुछ का एटॉमिक मास आप जरूर याद रखें। इसका वैलेंसी, चूंकि एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए वैलेंसी ही उसका वैलेंस फैक्टर होगा, तो इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर 3 है, जो डिवाइड करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 9। मैग्नीशियम पर आते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 24, और इसका वैलेंसी ही इसका वैलेंस फैक्टर होगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 2। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे ये 12, मतलब मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अच्छा मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का से रिएक्ट कराने की बात करें, ऑक्सीजन के से बात रिएक्शन कराने की बात करें, क्लोरीन से बात करें, तो जब रिएक्शन करेगा तो यही उसका रेशियो रहेगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का अगर है, ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, अगर O2 हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा 32, लेकिन अभी हम एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहे हैं 16। अब इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि 2 इसका वैलेंसी है और वैलेंसी ही उसका वैलेंस फैक्टर होता है, ये क्या हो जाएगा 8। क्लोरीन का होता है 35.5, और देखिएगा एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब कि अगर Cl2 ले तो फिर 71 हो जाएगा, तो अगर Cl है तो फिर 35.5, और इसका वैलेंसी कितना होता है 1, तो इसका वैलेंसी 1 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35.5। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, तो 40 बाई, अब कितना होता है एटॉमिक मास कैल्शियम का 2, वैलेंसी कितना होता है 2, और 2 वही तो उसका क्या हो जाएगा वैलेंस फैक्टर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20, मतलब 20 हुआ इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 14। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14,
तो 14/3 इस तरह से होगा। अगर N2 रहता तब फिर हम क्या करते, 28 करते। चलिए, तो किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास में उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, तो ये पार्ट तो हो गया, ठीक है। एक मिनट, अब हम आ जाते हैं एसिड के लिए। अभी क्या बताया आपको, बताया एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, ये हम दोनों को एक साथ करते हैं। एसिड क्या होता है, जो H+ देता है। बेस कौन होता है, जो OH- देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड के लिए बेसिसिटी, तो कोई एसिड में जितना H+ बाहर निकलेगा वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। जिस एसिड में जितना H+ बाहर निकलेगा, फर्निसिबल होगा, उसी को क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। उसी तरह से इसका उल्टा देखिए, अगर कोई बेस है तो वो OH- देगा। तो बेस में से जितना OH- बाहर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे इसको, ठीक है। तो उल्टा याद रखिएगा, उल्टा बस टेक्निक है, याद रखिए, उल्टा याद रखना है। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। और फिर याद रखिएगा कि अगर एसिड है तो H+ देगा, बेस है तो OH- देगा। तो इतना अगर नहीं आता तो सीधा याद रखिए कि अगर कोई एसिड है तो वो कितना H+ हमें दे सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई बेस हमें नज़र आ रहा है तो वो कितना OH- देगा, वही उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। फिर आप एक सवाल उठाएंगे कि अगर ऐसा बेस जो OH- नहीं देता है तो फिर उसका हम क्या करेंगे। जैसे NH3, इसमें तो कोई OH- है नहीं, तो अभी ये टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं बेसिक स्टोइचियोमेट्री, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो इसके लिए फिर एक बाद में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, एक बार लिख करके। चलिए, तो कोई भी एसिड कितना H+ देगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर H कितना है। जैसे मान लो HCl है, इसका फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5। तो इसका लिखेंगे 36.5, और इसका कितना H इसमें से हमको मिलेगा, अरे इसमें एक H है ना, एक ही H मिलेगा ना इसमें से, इसलिए हम 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 36.5। चलिए, अगला क्वेश्चन है H2SO4। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। और जब इसका फार्मूला वेट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, और 64 हो जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 64। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 98 आ जाएगा, ठीक है। अब 98 फार्मूला वेट में डिवाइड करना है किस चीज़ से, कि ये एसिड है तो कितना H इसमें से निकलेगा, इसमें से 2 H निकलेगा, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, और ये देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। तो किसी भी एसिड के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बस इतना ही काम करना है कि उसका फार्मूला वेट ऊपर लिखना है, और जितना H उसमें से निकल सकता है। अब एक सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना H उसमें से निकलेगा। तो देखिए, एक टेक्निक अगर हम बात करें तो वो कभी कभी एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस 99% में जितना H दिखता है उतना निकलता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में काम ये ज़्यादा नहीं करता है, और H3PO3 H3PO4 में एक्सेप्शन आना शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 होगा तो 48, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 1, तो क्या हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, 63 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 63, और इसमें डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। चलिए, हाँ एक मिनट, अभी कितना जोड़ा गया था, 48 नाइट्रोजन का 14 और हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, ये निकल गया। अब मान लो यहाँ H3PO4 है, चलिए इसका भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होगा 64, चलिए जोड़ लेते हैं। फास्फोरस का 31 होता है, हाइड्रोजन का 3 होता है, जोड़िए, एकदम एडिशन है सिंपल। और 4 1 5 3 8 हो जाएगा 98। चलिए इसका क्या आया 98। और इसमें कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब जैसे देखिए H3PO3 का देख लीजिए, अब इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़िए तो 48 हो जाएगा,
ऑक्सीजन का, 31 हो जाएगा फास्फोरस का, और 3 8 3 11 12 2 1 4 1 8, तो 82 क्या हो जाएगा, 82 इसका एटॉमिक वेट आ रहा है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 82 बाई। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे का ये कंसेप्ट है, ठीक है, आगे जब हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ये सब, तो उसमें आपको बताएंगे H3PO3 का ये स्ट्रक्चर है H3PO3। तो देखिए कंसेप्ट याद रखिएगा, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि जो भी हाइड्रोजन, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन O से नहीं लगा हुआ है, वो सेंट्रल एटम से लगा हुआ है, फास्फोरस, वो H नहीं टूटता है, मतलब ये H नहीं टूटेगा। यहाँ से एक H निकलेगा जो ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ से एक H निकलेगा जो ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। तो इसलिए है तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन निकलने वाला 2 ही है, ये वाला नहीं निकलेगा, ये H इसमें से नहीं निकलता है। तो इसलिए इसका जो बेसिसिटी होगा, जो इसका बेसिसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। तो हाइड्रोजन दिख रहा है 3, लेकिन होगा कितना 2। तो याद रखिएगा यही कुछ एक्सेप्शन होता है। तो H3PO3 में कितना हो जाएगा 2 ही होगा, है 3 हाइड्रोजन लेकिन 2 एक्सेप्शनली है। और एक्सेप्शन क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट होता है जो आप आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है, H2C2O4, H2C2O4। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दोनों हाइड्रोजन किससे लगा हुआ होगा, ऑक्सीजन से लगा हुआ होगा। आपको लगेगा कि ये क्या ऐसे कैसे, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। 4 ऑक्सीजन है, ऐसे 4 ऑक्सीजन है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए सॉरी मॉलिक्यूलर मास, चलिए इसका पहले देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 होता है ना, 12 दूना 24, 2 और 16 चौका 64, इसको जोड़िए 6 4 10 और 390, ये 90/2 यानी कि क्या हो जाएगा 45। क्लियर है। चलिए एसिटिक एसिड, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही H ऐसा है जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला मास कितना होगा 12 दूना 24, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 तो 32 हो जाएगा, 0 60 हो जाएगा, और एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। तो एसिड के लिए क्या आप समझे कि एसिड के लिए फार्मूला वेट और जितना H उसमें से निकलने वाला है उसे डिवाइड कर दीजिए, वो उसका क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ है, बस फर्क ये है कि वहाँ हम लोग कितना H निकलेगा वो देखते थे, यहाँ पर देखेंगे कितना OH निकल रहा है, ठीक है। अब फार्मूला वेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला वेट 40 होता है, आप देख सकते हैं सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे तो आई थिंक 40 आएगा, और इसका एक OH माइनस इसमें से आपको मिलने वाला है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40। उसके बाद आ जाइए इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, यह 34 हो जाएगा OH का, ठीक है, और कैल्शियम का हो जाएगा 74, तो 74 इसका हो जाएगा फार्मूला मास। कितना OH निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 37 आ जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है 27 होता है, और OH का 17 3 बार है 51, 8 78, तो 78 बाई कितना OH इसमें से निकलेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कितना निकलेगा जितना है उतना निकलेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 6 ये हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। फार्मूला वेट आप देखिए, फार्मूला वेट क्या है, मैग्नीशियम का हो जाता है 24, यहाँ कर लेते हैं 24, उसका हो जाएगा 34, तो कितना हो जाएगा 8 58 हो जाएगा, तो 58/2 यानी कि 29, ठीक है। अब मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, तो इसमें से एक OH निकलेगा, ठीक है, तो एक OH निकलेगा, तो पहले तो 17 और पोटेशियम का कितना हो जाएगा 39 आई थिंक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 16 और 56
56, एक OH निकलेगा, 56 रह जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। एसिड में देखना है कि कितना H निकलेगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। और बेस में देखिएगा कितना OH निकलेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन के लिए क्या याद करवाए थे कि आयन के लिए जो उसका चार्ज होता है, आयन के लिए जो उसका चार्ज होता है वही उसका एक बैलेंस फैक्टर होता है। तो उसका फार्मूला वेट लिख करके उसमें जितना चार्ज है उसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इक्विवेलेंट वेट, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, आयोनिक मास, ऐसे आयन है तो आयनिक मास हमको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 35.5 होता है। ये चार्ज से कोई मतलब नहीं है मास को, ठीक है। और कितना चार्ज है, 1 माइनस है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 35.5। एल्युमिनियम का देखिए 27 होता है इसका एटॉमिक मास, तो 27 और कितना चार्ज है 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 9। उसके बाद ऑक्सीजन का देखिए 16, तो 16 और 2 चार्ज है इस पर, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 8। इसके बाद इसका CO3 48 12 60, 60/2 क्या हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम लोग आयन का निकाल सकते हैं। अगर PO4 ये सब का आप लोग निकाल करके देखिएगा, बहुत ईजी है। आगे हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड आप देख सकते हैं, कंपाउंड में हमने ये बताया था कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसका केटायन चाहे एनायन का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बना के आपको बताते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सोडियम सल्फेट है यहाँ पर। अच्छा चलिए, तो पहले तो फार्मूला वेट निकालना सबसे पहले है आपको, तभी ये बनेगा, निकाल के बताते हैं। सोडियम का कितना 26 हो 23 है ना, तो 2 होगा तो 46, और इधर SO4 का 96 हो जाता है। आप लोग जोड़ के देखिएगा सबको, तो ये हो जाएगा 142। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 142, और चार्ज इसमें 2 आएगा, सोडियम पर 2, एक सोडियम पर 1 प्लस, 2 सोडियम पर 2 प्लस, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SO4 पर 2 माइनस। तो किसी एक का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ऑफ केटायन और एनायन, या तो केटायन का या फिर एनायन का। तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये तो कटेगा 2 7 और 171 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए सोडियम कार्बोनेट का है, तो सोडियम का उसी तरह से 46 और इसका 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106। तो 106 बाई इसका भी चार्ज तो 2 ही होगा ना, तो 253, मतलब 53 आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब इसका देख लीजिए। एल्युमिनियम का क्या है 27, ठीक है, एल्युमिनियम का 27, 2 एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 54, तो 54 और CO3 का 60 होता है, तो वो 3 बार है, तो 180 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 4 और 234 आ जाएगा यहाँ पर, 234 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसका चार्ज 3 आएगा, आप देख सकते हैं। सॉरी 3 नहीं आएगा, 1 मिनट पहले इसको हटा दें। एल्युमिनियम पर कितना CO3 पर 2 माइनस होता है ना, तो 3 है तो 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा, ये 6, ठीक है। और आगे देख लिया जाए, 2 से कटेगा और इस तरह से 3 से ये कटेगा क्या, तो 3 से काट के देखिए, 3 3 9 39 आई थिंक होना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड का देखिए, इसका एटॉमिक मास 58.5 होगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो इसमें इसका चार्ज 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 58.5। तो किसी का भी निकालना है उसका आप क्या करें, जैसे कैल्शियम सल्फेट का निकालना है, तो कैल्शियम का होता है 40, सल्फेट का होता है 96, जोड़िए 6 136 और 136 बाई क्या हो जाएगा, इसका चार्ज 2 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ केटायन चाहे आयन का 2। अब ये करके कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं 136 तो 68, चलिए इसका 68 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इस तरह से हम लोग किसका देख लिए, केटायन का आयन का देख लिए, कंपाउंड का देख लिए, एसिड का देख लिए, बेस का देख लिए, एलिमेंट का देख लिए। अब इसमें एक छोटा सा टर्म और है जिसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये सीधा डेफिनेशन याद रखिएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट। इसको 3-4 बार बोल लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट। वेट होगा ग्राम में और इक्विवेलेंट तो अभी आप सीख गए ना इसको निकालना, तो बस सीधा फार्मूला याद रखना है, इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्या बोला है अभी
वेट बाई इक्विवेलेंट। वेट इसमें दे रखा है कितना 71 बाई और इक्विवेलेंट वेट, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट अभी क्या बताया 35.5। ठीक है, तो देखेंगे इसको डिवाइड करके 2 आ जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, इस सब का है निकालना है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं और उसके बाद फिर वॉच करके आप मिला सकते हैं। अभी हम बना के बताते हैं आपको। देखिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम वेट दे रखा ना, वेट दे दिया। अब चलिए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आपको अगर याद नहीं है, आप वीडियो को आप पीछे देख सकते हैं कि उसमें 8 निकाले थे हम ऑक्सीजन का। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 500 ग्राम ऑफ H3PO4। अब देखिए H3PO4 तो 500 वेट बाई इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी हमने H3PO4 का कहीं हम निकाले होंगे, यहाँ पर निकाले थे। देखिए इस स्लाइड में आ जाए, H3PO4 का इक्विवेलेंट 98.3। क्या करेंगे वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आ जाइए हाँ, ये हो जाएगा 500 इंटू 98/3 ये। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्मल में भी आ सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट इन 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब वेट बाई इक्विवेलेंट 500 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कैसे, अगर आपको दिक्कत हो तो आप साइड में कहीं निकाल लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला वेट 100 होता है, इस पर चार्ज 2 आता है, तो इसलिए ये 50। तो 50 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये 50 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसका CaCO3 का। तो इसलिए 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 10 ग्राम इक्विवेलेंट इन 500 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का तो चलिए इसका 500 ग्राम बाई, अब इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं याद है आप तुरंत निकाल लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, क्या होगा फार्मूला वेट मैग्नीशियम का 24 और 34 और 58, तो 58/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 OH इसमें से निकलने वाला है तो 29 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 29 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और उसके वेट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा वेट बाई इक्विवेलेंट। वेट बाई इक्विवेलेंट क्या देता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट देता है। ठीक है, अब एक रिलेशन यहाँ पर कहा है कि क्या आप रिलेशन बना सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में बिटवीन मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट में। तो चलिए ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। देखिएगा रिलेशन निकलेगा। आप इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं वेट इन ग्राम, इक्विवेलेंट को लिख लेंगे फार्मूला वेट और बाई बैलेंस फैक्टर x। ये x कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो देखिए तो वेट इन ग्राम बाई फार्मूला वेट और इनटू यहाँ पर आ जाएगा x। तो वेट इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग मोल लिख सकते हैं, मोल इंटू x। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू x, ये निकल करके आ गया फॉर्मूला। ठीक है, और कहीं भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बस ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही आपको सिखाने का कोशिश किया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में क्या रिलेशन है और मोल और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे रिलेट करते हैं। ये एक बेसिक लेक्चर था जो आगे के जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।